आपने ये बहुत बार सुना होगा कि किडनी फेलियर और डायलिसिस की नौबत आना एक ऐसी बीमारी है जो दुश्मन को भी ना हो। और सच है, हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस करना, बाकी दिन कमज़ोरी एक बहुत गंभीर बीमारी है और इसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं। लेकिन प्लीज़ समझिए कि आप, मैं, हम सब रिस्क पे है कि हमारी किडनी फेल हो सकती है और हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसके मोस्ट कॉमन कारण जो है वो जेनेटिक या आनुवंशिकीय नहीं है। इसके मोस्ट कॉमन 4 कारण मैं आपको आज शेयर करूंगा पर्सनल एक्सपीरियंस में। मैं कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं कोट कर रहा हूँ, मोर और लेस इसी के आसपास पहले चारों कारण रिवॉल्व होते हैं। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, कि अगर किसी को शुगर हो गई है, डायबिटीज़ चल रही है और वो कंट्रोल नहीं की जा रही, स्पेशली 3 महीने का एवरेज शुगर HbA1c, तो धीरे 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 किडनी पे असर पड़ता है और डायबिटिक नेफ्रोपैथी होता है, जिससे पेशेंट डायलिसिस पे जा सकता है। इंडिया में आज ये नंबर 1 रीज़न बन चुका है डायलिसिस और किडनी फेलियर का। तो अगर घर पे कोई है जिसे डायबिटीज़ है, जिसके चांसेस बहुत हाई हैं, तो उन्हें प्लीज़ बताइए कि अपना 3 महीने का एवरेज शुगर 7 के अंडर रखिए, नीचे रखिए, HbA1c। नहीं तो आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, पैरों में झंझनाहट, सुनपन, एंड डायबिटिक पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ यानी कि गैंग्रीन, पैरों में ब्लॉकेजेस होना, सेम हार्ट में या ब्रेन में भी होना पॉसिबल है। तो प्लीज़ इससे बचिए, अपना शुगर कंट्रोल में रखिए। दूसरा और बहुत ही कॉमन कारण है हाइपरटेंशन या अनकंट्रोल्ड बीपी। जी हाँ, इनमें से कोई भी मेडिकल डिजीज़ हो, लंबे समय तक अनकंट्रोल रहे तो आपके किडनीज पे इम्पैक्ट कर सकता है। बीपी के पेशेंट्स एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि बहुत लंबे समय तक, सालों तक एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरा बीपी ज़्यादा है, मुझे मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। आप डाइट, वॉक, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी सब ट्राई कर लो, लेकिन एक डेडलाइन रखो कि 6 महीने तक नहीं कंट्रोल आता है तो मैं मेडिसिन लेना शुरू कर दूंगा एलोपैथिक, ताकि कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि अगर बीपी बढ़ा हुआ है, बहुत सारे ऑर्गन्स पे स्ट्रेस हो सकता है, पर ब्रेन और किडनी उसमें टॉप करते हैं। प्लीज़ केयर लीजिए। हेमरेजिक स्ट्रोक यानी कि ब्रेन में बीपी की वजह से ब्लीडिंग और किडनी का फेल होना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन बन चुका है बीपी की वजह से। थर्ड और एक कारण जो आप में से हर एक को नोट करना है, और शायद ये सबसे बड़ा प्रिवेंटेबल कारण है जिसमें कोई जेनेटिक्स का रोल नहीं है, और वो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेन किलर मेडिकेशन। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप पेन किलर मेडिकेशन लंबे समय तक डेली ले रहे हैं तो इसका किडनीज़ पे बहुत बुरा प्रभाव होता है, और कई पेशेंट्स को सिर्फ इस वजह से डायलिसिस पे जाना पड़ता है, क्योंकि वो पेन किलर मेडिकेशंस उनकी किडनी ख़राब कर चुके हैं। बहुत से आर्थराइटिस पेशेंट्स, बहुत से पेशेंट्स जो मिडिल एज या ओल्ड एज में हैं, नी आर्थराइटिस शुरू हुआ है, पे घुटनों में दर्द है अभी, या शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर है, दर्द है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, मजबूर हो जाते हैं पेन किलर मेडिकेशन लेने के लिए, और सालों तक कोई और ऑल्टरनेटिव उन्हें दिखता नहीं है। उसके बिना ना नींद आ रही है, ना डेली फंक्शन कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे एम्पथाइज करता हूँ, लेकिन अगर आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट, काइनेसोलॉजिस्ट से मिलकर एक प्रॉपर प्रोग्राम करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेंगे, तो हाई चांसेस है कि आप उसे क्योर कर सकते हो। एंड ऑफकोर्स आज इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट आ चुके हैं, जो साथ में पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट आ चुके हैं, जो स्पेशल इंजेक्शंस, नर्व ब्लॉक्स, एंजियोग्राफी से इन पेन को कम कर सकते हैं। तो प्लीज़ लंबे समय तक पेन किलर मेडिकेशन नहीं लेना है। एंड फोर्थ एंड और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न, एक्सेसिव आयुर्वेदिक मेडिसिन इनटेक। जी हाँ, हमने कुछ हेवी मेटल्स देखे हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन में या अनलेबल्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन में, जिसकी वजह से भी हमने ये कॉम्प्लिकेशन देखा है। प्लीज़ इससे गलत मत ले जाइएगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन ओवरऑल बहुत सेफ़ होती है। सही जगह से वेद आचार्य से आप ले टाइमली तो बहुत अच्छा है, पर बहुत सारा ओवर द काउंटर उसका भी प्रिस्क्रिप्शन शुरू हो चुका है। लोगों को एक बार आराम आ जाए, वो सालों साल बिना आयुर्वेद आचार्य से मिले खुद लेते रहते हैं, बाकी पथ्य पे पालन नहीं करते। ये सारे एड ऑन कारण बन जाते हैं आज। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर डायलिसिस की नौबत आ जाए, यानी कि अगर डायबिटीज़ है, मेडिसिन ले ली, अब गलती हो गई और एक दिन पता चला कि क्रियाट बढ़ गया है, 1.6 हो गया है, आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने बोला देखो CKD तो हो गया है, इसे मैं रिवर्स नहीं कर सकता, स्लो डाउन कर सकता हूँ दवाइयों द्वारा, लाइफस्टाइल द्वारा, डाइट द्वारा, कम पानी पीने से, लेकिन प्लीज़ केयर लीजिए ताकि ये बढ़े ना, क्योंकि एक ना एक दिन डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आएगी, किडनी फेल होगी। तब आप लाइटली लेते हो, आपको लगता है मैं डाइट से चेंज कर लूँगा, अभी 1.6 ही तो है। धीरे धीरे वो 2.4, 3 होता है। होम्योपैथी, आयुर्वेद सब कुछ ट्राई कर लिया, नहीं कम जा रहा। ये एक पॉइंट है जहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट आपको बोलता है देखो क्रिएटिनिन 6-8 की तरफ जा रहा है, बहुत जल्द डायलिसिस की नौबत आएगी। आज ही अगर रीनल ट्रांसप्लांट का प्लान नहीं है, आज ही एक फिस्टुला बनवा लो। फिस्टुला बन के मैच्योर होने में 4 से 6 हफ्ता लेगा, कभी कभी 12 हफ्ते, कुछ कॉम्प्लेक्स फिस्टुलाज होते हैं, तो बना के रख लेते हैं। जब वो नौबत आएगी तब वो रेडी हो जाएगा और यूज़ कर पाएंगे। फिर से आप डिनाइल मोड में चले जाते हो कि नहीं जी, हम तो नहीं बनवा रहे, हमें डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली वन फाइन डे वहाँ से 3 महीने बाद फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, सांस नहीं ले पा रहे, पैर में सूजन आ गई है, आँखों के नीचे फेस सूज गया है,
समझ में आता है कि अब तो डायलिसिस की नौबत आ गई। भागते हो हॉस्पिटल, बोलते हो सर फिस्टुला बना दो। वो बताते हैं कि अरे 3 महीने लगते हैं फिस्टुला बनने में, अभी डायलिसिस नहीं हो सकता फिस्टुला से, अभी एक टेम्पररी कैथेटर डलवाओ जल्द से जल्द। वही एक चीज़ है जो तुरंत काम करना शुरू करेगी। वो डलवाया, डायलिसिस लिया, जैसे ही थोड़ा आराम आया डिनाइल में आ गए कि नहीं इससे लेते डायलिसिस, फिस्टुला नहीं बनवाएंगे। नया नया टेम्पररी कैथेटर डलवाते रहे क्योंकि एवरेज लाइफ 1 से 2 हफ्ता है, अच्छा चल जाए तो 1 महीना प्लस। वही गलतियाँ की जो नहीं करनी चाहिए, सारे सेंट्रल वेन्स ख़राब हो गए लाइंस और इरिटेशन की वजह से, नीडल्स, वायर्स और डैमेज की वजह से। फाइनली आप रेडी होते हो फिस्टुला बनाने के लिए, लेकिन अब फिस्टुला मैच्योर नहीं हो रहा, फिस्टुला में प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि सेंट्रल वेन सारी डैमेज हो चुकी है। प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ सेकेंड ओपिनियन ले लो, थर्ड ले लो, 10th ले लो, लेकिन अगर हर नेफ्रोलॉजिस्ट बोल रहा है कि फिस्टुला बनवा लो, डायलिसिस स्टार्ट करना पड़ेगा, डिनाइल में मत रहो। जो पैथी ट्राई करनी है कर लो, लेकिन नहीं काम आता तो फिस्टुला बनवा लो टाइम पे, ताकि ये सेंट्रल लाइंस फालतू में ना डालना पड़े, जिसे हीमोडायलिसिस या एचडी कैथेटर बोलते हैं। अब ये जो पेशेंट आप देख रहे हो लाइव केस, ये पेशेंट को फिस्टुला बनाया था, किसी कारणवश नहीं चला, कुछ सेम गलतियाँ हुई, परमाकैथ इन्फेक्ट हो चुका था जिसे कहते हैं एंडोकार्डाइटिस, निकालना था पर कोई डायलिसिस एक्सेस ही नहीं है। तब ये हमारे पास आए, हमने इन्हें बताया कि इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट जिस तरह हार्ट का ब्लॉकेज खोलते हैं जब फिस्टुला नहीं चलता है, हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ये भी ब्लॉकेज खोल सकते हैं, जिससे आपका फिस्टुला बहुत अच्छा चल जाएगा और शायद आप डायलिसिस इसी से ले पाओ और ये इन्फेक्टेड ट्यूब हम निकाल पाएंगे। यही हमने किया, अगले दिन इनका डायलिसिस बहुत अच्छा हो गया और अब हम ये इन्फेक्टेड ट्यूब निकाल पाएंगे। ये पूरे वीडियो का पर्पस ये है आपको बताना कि प्लीज़ अगर डायबिटीज़ है, बीपी है, पेन किलर मेडिकेशंस चल रही है, आर्थराइटिस या पेन हो रहा है क्रॉनिक, या फिर आयुर्वेदिक मेडिकेशंस पे हो, प्लीज़ डाइट, लाइफस्टाइल, रूट कॉज से चीज़ों को ठीक करना शुरू करो, पथ्य पालन करना शुरू करो। एक केयरलेस लाइफस्टाइल रख के बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर अगर चीज़ें एडवांस हो गई है, डायलिसिस की नौबत आ चुकी है, तो प्लीज़ नेफ्रोलॉजिस्ट की एडवाइस ठीक से माने, अपना दिमाग वहाँ न चलाए। लॉन्ग टर्म आप बहुत शुक्रगुजार रहोगे कि डायलिसिस बहुत स्मूथ हो गया और एक फिस्टुला चला 8 साल, जब वो बंद हुआ उसे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ने खोला, खींच तान के 12 साल खींच लिया, अब सेकंड फिस्टुला और सारा डायलिसिस स्मूथ हुआ, कभी बिना किसी ट्यूब के, ना परमाकैथ ना एचडी कैथ। अगर आप ये फॉलो करते हो, ये बहुत ही आइडियल अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, बट अगर आप फॉलो करते हो तो ये पॉसिबल है। अगर किसी को भी जानते हो जैसे डायबिटीज़ है, जो पेन किलर खा रहा है, बीपी ज़्यादा है, या आयुर्वेदिक मेडिसिन ओवर द काउंटर ले रहा है, या फिर डायलिसिस की नौबत आने वाली है या आ चुकी है, प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो, शायद उनकी ज़िंदगी इससे बदल जाए। एंटरटेनमेंट रील होता तो शेयर करते ना, तो प्लीज़ ये शेयर करें। सुरक्षित रहें, सशक्त रहें।